वो कार के अंदर पत्नी और प्रेमिका दोनों के साथ बैठा हुआ था। इस हाथ पर उसकी खूबसूरत बीवी थी तो दूसरी तरफ उसकी जवान प्रेमिका थी जो उसके बराबर में बैठी हुई थी और वो दोनों से बातचीत कर रहा था। लेकिन अचानक से वो एक बांके को निकालता है और उसमें से एक लड़की के ऊपर, उसमें से एक के ऊपर बांके से हमला करता है। उसकी उंगली को वो काट देता है। लड़की वहां से कार से नीचे उतरती है। उसको लगता है कि शायद सिर्फ उस शख्स ने उसको घायल किया है, लेकिन फिर वो बांका लेकर कार से निकलता है और बीच रोड पर उस लड़की को उसके ऊपर ताबड़तोड़ बांके से हमले करता है। उसकी गर्दन को बीच रोड पर काट देता है और दूसरी वाली महिला वहीं पर खड़े होकर ये नज़ारा देखती रहती है। लेकिन सवाल ये कि वो आखिर पत्नी और प्रेमिका दोनों के साथ कार में क्या कर रहा था और फिर उसने हत्या क्यों कर दी, किसकी हत्या की, आखिर ये पूरी कहानी क्या थी, आखिर पूरा मामला क्या था। जब इस घटना को आप शुरू से सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी और इस घटना से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग इतना सारा प्यार दे रहे हैं उसके लिए ढेर सारा शुक्रिया। और इससे पहले वाली वीडियोस में जिन जिन लोगों ने कमेंट्स किए थे उनके कमेंट्स को मैं वीडियो के आखिर में पढ़ूंगा, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें। और अगर आपने कोई भी कमेंट नहीं किया है तो जल्दी से नीचे जाएं, अपना नाम लिख दें और आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं वो भी लिख दें। फिर मैं अभी जो वीडियो में आखिर में वीडियो के मैं आपके कमेंट्स को ही पढ़ूंगा। तो आज की जो घटना है वो उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का ज़िला है बरेली और उसी बरेली ज़िले का एक राजघाट पुल है। जो राजघाट पुल है ये नवाबगंज जो थाना पड़ता है उसी इलाके में पड़ता है। राजघाट पुल से काफ़ी लोग गुजरते हैं। 17 जुलाई की लगभग दोपहर के टाइम 11 से 12 बजे का टाइम था। ढेर सारे लोग गुजर रहे थे, लेकिन पुल के पास ही एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई थी। सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई थी। कभी कोई निकल रहा था, सारे लोगों की नज़र उस कार के ऊपर पड़ रही थी क्योंकि उस कार के अंदर काफ़ी चीखने की आवाज़ें आ रही थी। उस कार के अंदर 2 महिलाएं थीं, एक शख्स था। कुछ लोग वहाँ पर रुक कर भी कार के अंदर झांक कर देख रहे थे कि आखिर क्या माजरा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो लोग निकलते जा रहे थे। वो कार के अंदर एक शख्स 2 महिलाओं से बातें कर रहा था। कभी कोई चीखती, कभी कोई महिला चीखती, बस इतना सब कुछ चल रहा था कि अचानक से जो वहाँ पर लोग खड़े हुए थे वो देखते हैं कि अचानक से कार का एक गेट खुलता है। उसमें से एक लड़की बाहर निकलती है चीखती हुई। उसके हाथ से खून निकल रहा था। लोग कुछ समझ नहीं पाते कि अचानक से कार का गेट जब बंद हुआ था तो फिर दोबारा से गेट खुलता है और गेट खुलने के बाद कार के अंदर से वो शख्स निकलता है जो उस कार को थोड़ी देर पहले चला कर लाया था। थोड़ी देर पहले वो उस लड़की से बातचीत कर रहा था। वो निकलता है और उसके कार के अंदर से ही एक बांका उठाता है। को लोग समझ नहीं पाते कि इसने बांका क्यों उठाया। लगता है कि शायद लड़की को डराएगा या फिर लड़की को भगा रहा होगा, क्योंकि लड़की के हाथ से बहुत तेज़ खून निकल रहा था। लड़की भाग रही थी और बांका लेकर फ़ौरन जो शख्स था वो लड़की के पीछे भागता है। जो वो लोग गांव के लोग थे, ये चीज़ देखकर उनके वैसे ही पैरों तले ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि खून और फिर एक बांका, जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान होगा डर जाएगा। वो शख्स उस लड़की के पास आता है और बांके से ताबड़तोड़ उसकी गर्दन पर वार करता है। ये नज़ारा देखकर गांव वालों की चीखें निकल जाती हैं। फ़ौरन आनन फानन में वहीं से फ़ौरन नवाबगंज जो थाना है वहीं पुलिस को सूचना दे दी जाती है कि यहाँ पर एक शख्स लड़की के ऊपर ताबड़तोड़ बांके से हमला कर रहा है। कार यहाँ पर खड़ी हुई है। पुलिस को दूसरी तरफ सूचना मिली थी और जो गांव वाले थे वो देख रहे थे, लेकिन वो शख्स बांका ताबड़तोड़ वार कर रहा था। मतलब उसका मन था कि इस लड़की को वो जान से ख़त्म कर देगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और दूसरी तरफ कार के अंदर से एक और लड़की निकलती है और वो लड़की निकलती है हाथ बांधकर, सुकून से खड़े होकर वो इस नज़ारे को देख रही थी। वो ज़रा सी भी नहीं डर रही थी और थोड़ी देर पहले दोनों लड़कियां साथ में बातचीत कर रही थी। अभी किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है। जब वो शख्स उस लड़की को पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है, उसकी सांसें रुक जाती हैं, तो वापस वो अपनी कार में जाकर बैठता है और जो लड़की थी उसके साथ वाली वो लड़की भी कार के अंदर बैठ जाती है और दोनों कार से निकल जाते हैं। फ़ौरन पुलिस, नवाबगंज थाने की पुलिस वहाँ पर पहुँचती है। जो लड़की थी उसकी तो सांसें ख़त्म हो चुकी थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी, बांके गर्दन पर पड़े थे, खून से तरबतर हो रही थी लड़की। पुलिस देखकर आनन फानन में पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। दूसरी तरफ जैसे ही कुछ लोग, गांव के लोग
उस लड़की के चेहरे को पहचान लेते हैं क्योंकि वो उसी गांव की रहने वाली लड़की थी। फौरन परिवार के लोगों को खबर कर दी जाती है। परिवार के लोग बवाल करते हुए थाने को घेर लेते हैं, विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं। सवाल ये था कि आखिर जो हत्या करने वाला था वो कौन था, हत्या किसने की। जो परिवार के लोग थे, जिन लोगों की लड़की की हत्या हुई थी, वो बोलते हैं कि जो हत्या करने वाला होगा वो पवन गुप्ता होगा, क्योंकि पवन गुप्ता के साथ हमारी लड़की बातचीत करती थी, हमारी लड़की पवन गुप्ता से शादी करना चाहती थी। ये फजीता उसने घर में करा था। बस पुलिस को इतना क्लू मिलता है, फौरन पुलिस पवन गुप्ता के घर की तरफ पहुंचती है, पवन गुप्ता का नंबर ट्रेस करती है और उसको एक जगह से उसकी कार के साथ ही गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन साथ में उसकी पत्नी नहीं थी। पुलिस को पता चल चुका था कि जो महिला थी वो उसकी पत्नी थी। अब पुलिस पवन गुप्ता से पूछताछ करती है कि आखिर क्या मामला था, तुमने जो लड़की थी उसकी हत्या कर दी, क्या वजह थी, पूरी कहानी शुरू से बताओ। तो पवन गुप्ता बताता है कि वो एक किराना की दुकान चलाता है। उसकी दुकान गुलशन नगर में है। गुलशन नगर जिसमें उसकी दुकान है, उसी घर में वो रहता है। काफ़ी टाइम पहले से उसकी दुकान चल रही है। वहीं जो लड़की थी जो नवाबगंज की रहने वाली थी, वो उसकी भी एक छोटी सी दुकान है और वो होलसेल से, मतलब जो सामान होता है, ढेर सारा सामान होता है, क्योंकि जो पवन गुप्ता है उसकी होलसेलर है, वो छोटे छोटे दुकानदारों को सामान बेचता है। तो वो लड़की 3 साल पहले उसकी बड़ी दुकान पर आती थी सामान लेने के लिए अपनी छोटी दुकान का। तो वो आती थी जाती थी, ऐसे ही कर कर पवन गुप्ता से उसकी करीबियाँ हो गई और प्रेम कहानी शुरू हो गई। अब पवन गुप्ता उससे मिलता था, उसको रूम में ले जाता, होटल में ले जाता, उसके साथ उसकी प्रेम कहानी बड़ी ठीक ठाक चल रही थी, सब कुछ बड़ा मस्त चल रहा था, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। इस बात को पूरे 3 साल हो चुके थे और जो लड़की थी वो भी पवन गुप्ता से प्यार करने लगी थी, पवन गुप्ता उससे करता था। लेकिन कुछ ही दिन पहले जब वो लड़की दुकान पर आई तो पवन गुप्ता ने मौका देखकर उसको दुकान के अंदर बुला लिया। दुकान के अंदर जैसे ही बुलाया, इतने में पवन गुप्ता की पत्नी आ गई। उसने पवन गुप्ता के साथ उसको देख लिया और काफ़ी टाइम पहले से पवन गुप्ता की पत्नी इस चीज़ को नोटिस कर रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने पवन गुप्ता की पत्नी को ये बात बता दी थी। तो वो अपने पति से लड़ने लगती है, जो प्रेमिका थी उसको वहाँ से भगा देती है। अब वो बोलती है, अपने पवन गुप्ता से बोलती है कि तुम ये सब कुछ ख़त्म कर दो। घर में बहुत लड़ाई होती है, चीख पुकार मचती है। जो आस पड़ोस के लोग थे उनको भी पता चल जाता है कि पवन गुप्ता के अवैध संबंध चल रहे हैं। पत्नी ने साफ बोल दिया था कि अगर तुम अवैध संबंध नहीं ख़त्म करोगे तो मैं थाने चली जाऊंगी, थाने में जाकर तुम्हारे नाम की FIR कंप्लेंट डाल दूंगी, क्या तुम ये सब कर रहे हो। तो पवन गुप्ता परेशान हो जाता है और पवन गुप्ता फैसला करता है कि अब वो अपनी प्रेमिका से दूरी बना लेगा। अब वो अपनी प्रेमिका को बोलता है फ़ोन पर कि देखो अब तुम दुकान पर नहीं आओगी, मैं तुमसे बात करना बंद कर रहा हूँ। जैसे ही वो पवन गुप्ता प्रेमिका से दूरी बनाता है तो दूसरी तरफ प्रेमिका आग बबूली हो जाती है कि 3 साल से तू मेरे साथ था, 3 साल पहले तूने ये सारी बातें क्यों नहीं सोची, अब तू सोच रहा है। 3 साल पहले जब तू मुझसे मिला था तब भी तू शादीशुदा था, जब तू मेरे साथ होटल में जाता जब शादीशुदा था तब तुझे डर नहीं लगा, अब तुझे डर लग रहा है, अब तुझे अपने परिवार की, फैमिली की इज्जत की आ रही है, अब मैं तुझे कैसे छोड़ दूँ। प्रेमिका ये सब बोलती है और प्रेमिका उसकी दुकान पर आ जाती है। वो बोलती है कि मैं तेरी दुकान पर बार बार आऊँगी, अब तेरी पत्नी जो कर सकती है वो कर ले। अब दोनों तरफ से बीच में पवन गुप्ता फंस चुका था। इस साइड पत्नी उसको बोल रही थी, दूसरी तरफ अब जो प्रेमिका थी वो भी बोलने लगी कि तेरे ऊपर मैं रेप का केस लगाऊंगी, चीखूंगी, पुकारूंगी, थाने में जाकर बैठ जाऊंगी, तेरे घर पर आकर बैठ जाऊंगी और तेरी इज्जत को नीलाम कर दूंगी। अब प्रेमिका उसको बोलने लगती है। जाहिर सी बात है, वही प्रेमिका है, लड़की है, लड़की ने इतने साल तक रही तो जाहिर सी बात है लड़की बोलेगी, क्योंकि लड़की वही उससे प्यार करती थी। पवन गुप्ता परेशान होकर अपनी पत्नी से बोलता है, क्या ऐसा करते हैं कि देखो मेरी प्रेमिका तो साइड होगी नहीं, मैं खुद अपने आप को ख़त्म कर लेता हूँ या फिर अपनी प्रेमिका को मार देता हूँ। 2 रास्ते हैं और दोनों में से मैंने रास्ता चुना है कि पहले मैं अपनी प्रेमिका को समझाऊँगा तुम्हारे ही साथ में बैठकर, और अगर वो नहीं समझती है तो फिर मेरे पास बांका है, इस बांके से मैं उसको ख़त्म कर दूँगा। और ये प्लानिंग होती है और 17 जुलाई को पवन गुप्ता फ़ोन करता है अपनी प्रेमिका को कि जो राजघाट का पुल है वहाँ पर वो उसको मिले और वहीं पर उससे बात करेगा और जो भी होगा वहीं पर बातचीत करेंगे। प्रेमिका ये सुनती है, जो राजघाट का पुल है वहाँ पर पहुँच जाती है और पवन गुप्ता अपनी पत्नी के साथ कार में उसको लेकर पहुँचता है और प्रेमिका को कार में बुलाता है, खुद भी पीछे आ जाता है और वो अपनी पत्नी से बातचीत कर रहा था, अपनी प्रेमिका से बोल रहा था कि देखो तुम साइड हो जाओ, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे दूंगा। ये सब बातचीत चल रही थी। प्रेमिका इसी बीच बोलती है कि मैं साइड नहीं होंगी, मैं थाने जाऊंगी, तुझे जेल करवाऊंगी। और ये बात सुनते ही जो उसकी पत्नी थी वो तड़ाक से प्रेमिका के चांटा मार देती है। जैसे ही चांटा पड़ता है
प्रेमिका आग बबूली हो जाती है और वो उसकी पत्नी के बालों को पकड़कर कार के अंदर ही लड़ाई होने लगती है। पवन गुप्ता काफ़ी छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर पवन गुप्ता अपना बांका निकालता है और फौरन जो उसकी प्रेमिका का हाथ था उसी हाथ पर बांका मारता है। प्रेमिका वहाँ से कार से निकलकर भागती है और पवन गुप्ता निकलता है और उसने फैसला कर लिया था कि अब वो अपनी प्रेमिका को ख़त्म कर देगा। उसके दिमाग पर खून सवार था और निकलने के बाद जाता है और अपनी प्रेमिका को ख़त्म कर देता है। उसको ज़रा सा भी कोई अफसोस नहीं है प्रेमिका को मारने का, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल कर रही थी, वो उसको दबा रही थी। अगर वो उसको नहीं मारता तो उसको खुद को ख़त्म करना पड़ता, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। इस वजह से उसने ये कदम उठाया। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में कुछ ख़ास लोगों ने कमेंट्स किए हैं जिनके मैं कमेंट्स को पढ़ नहीं पा रहा था, तो अब मैं उनके कमेंट्स को देखता हूँ किस किस ने कमेंट किए। मैंने आपको बोला था अगर आपका कमेंट्स होता तो फ़ौरन देखिए मैं लाइव कमेंट पढ़ता हूँ। मतलब अगर आप मेरी वीडियोस को जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी आप कमेंट्स करेंगे तो अगली वीडियो में मैं फ़ौरन बोल दूँगा। ये कमेंट किया है धनंजय भाई ने। हेलो मास भाई, भगवान आपके माता पिता को लंबी उम्र दे और साथ में आपको भी। आपका वीडियो बहुत प्रशंसा करने के लायक है। ये कलयुग है, कुछ भी हो सकता है। जय हिंद। आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है। धनंजय भाई आपका भी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी सारी दुआएं दी। आप सारे लोगों को जो जो वीडियोस दिख रहा है उनकी लंबी उम्र रहे, उनके माता पिता स्वस्थ रहें, उनका परिवार उनके साथ रहे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी कमाई होती है वो ये होती है कि हमारा परिवार हमारे साथ रहे, हमारे माता पिता साथ रहें। और जिन लोगों के माता पिता नहीं हैं उन लोगों के लिए बहुत दुख होता है, जिसको भी उसकी माँ की कमी, पिता की कमी कभी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसलिए माता पिता का साथ होना दुनिया की सबसे बड़ी अमीरी, सबसे बड़ी मतलब करोड़पति वाली बात होती है। और ये दूसरा कमेंट किया है अंजलि राज ने। थैंक यू सर, मेरा नाम और ये कमेंट किया है अंजलि राज ने। ये बोल रही हैं थैंक यू सर, आपने इतनी सारी दुआएं दी उसके लिए शुक्रिया फ्रॉम अंजलि राज नैनीताल। तो अंजलि जी आप अच्छी हैं, इसलिए मैंने आपको ही नहीं बल्कि सारे लोगों को दुआएं दी हैं और आप लोग खुश रहें। और जहरा फातिमा बोल रही हैं माज भाई कहानी सुनाने का तरीका अच्छा है मगर हेयर स्टाइल कटवा लो, बाल फेस पर लुक नहीं देते हैं। देखिए ज़रा मेरे बाल, मैं इनको कटवा दूँ क्या? वैसे बाल तो मुझे अच्छे लगते हैं इसलिए बाल हैं। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं बालों को कटवा दूंगा। ज़रा ठीक से देखकर बताइएगा, मैं थोड़ा सा जूम कर दूंगा तो फिर देखकर बताइएगा। बाल मुझे बहुत पसंद नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा लोग, अच्छा ये बताइए ज़्यादा जिसके कमेंट आएंगे वही होगा। अगर ज़्यादा लोगों ने मुझसे ये बोला कि मैं इन बालों को कटवा दूँ, देखिए बाल मेरे ये हैं, इतने आते हैं। अगर ज़्यादा लोगों ने मुझसे बोला कि बाल कटवा दूँ तो बालों को कटवा दूँगा, और नहीं बोला अच्छे लगते हैं तो फिर नहीं कटवाऊँगा। तो देखते हैं कौन ज़्यादा कमेंट करता है। ये बोल रहे हैं हेलो माज भाई, मैं सदरा सैफी बाय गाज़ियाबाद से बोल रहा हूँ। आज भी आपने स्टोरी सुनाई है, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अच्छा सैफी भाई। ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम माज भाई, मेरा नाम सानिया है, मैं यूपी रामपुर में रहती हूँ। भाई मैं भी शेयर मार्केट के बारे में सोच रही हूँ, आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बिल्कुल शेयर मार्केट के बारे में जो भी सोच रहा है वो शेयर मार्केट का फ़ौरन काम कर ले। और अगर आप लोगों को शेयर मार्केट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी नीचे चल रही है माजसेठ2, उस पर आप मुझसे शेयर मार्केट के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और एक और बात, शेयर मार्केट के बारे में ही नहीं, मतलब शेयर मार्केट का मेरे पास एक ऐसा ऐप है जिसकी मैंने मेंबरशिप ली है लगभग 50,000 रुपये की। वो ऐप मतलब सुबह सुबह में बता देता है कि हमें क्या ख़रीदना है, क्या सेल करना है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तो इतना तो मैं आपके लिए कर सकता हूं। तो अगर आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, ख़ासकर ये उन लोगों के लिए जो लोग वीडियो के लास्ट तक आए हैं, इसलिए मैंने इतना बड़ा ऑफ़र आप लोगों के लिए दिया है। यूज़र बोल रहे हैं भैया आप बहुत अच्छा वीडियो बनाते हो, मुझे अच्छे लगता है। अच्छा शुक्रिया, आपका नाम ही नहीं डला हुआ तो मैं आपका नाम कैसे लेता। अज़हर ये बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, और क्या हाल है? मैं आज दूसरे दिन आपका वीडियो देख रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। मैं अज़हरुद्दीन अहमद और मेरी लाडली बेटी सादिया खातून कुशीनगर ज़िले से हैं। अच्छा शुक्रिया भाई कि आपको हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा। माज भाई मेरा नाम अफजाल ख़ान है, मैं आपका बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम ज़रूर लेना, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। 5 साल से हूँ। 5 साल तो शायद मेरे चैनल को भी नहीं हुई भाई, आपने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, थोड़ा लगभग 3 साल हुए होंगे मेरे चैनल को। तो अफजाल भाई कोई बात नहीं, आप गुस्सा ना हो, मैंने आपका नाम ले लिया है। और डायनामो बोल रहे हैं माज भाई मैं कमेंट करता हूँ लेकिन आपने मेरा नाम नहीं लिया है,
ऋतिक सेठ। अरे ऋतिक सेठ भाई, आपका नाम कैसे लें, आपका नाम तो हमारे दिल में रहता है और मैं आपका कमेंट्स देख नहीं पाया हूँ, तो इसलिए कोई बात नहीं है, आप कमेंट्स करते रहा करें, मैं पढ़ लेता हूँ। अभी मैंने दोबारा से ढूंढा है क्योंकि कमेंट्स तो मैंने दोपहर में पढ़ा था आपका, लेकिन फिर मैंने देखा कि आपका कमेंट्स गया कहाँ, तो इसलिए बड़ी देर से ढूंढने के बाद आपका कमेंट्स पढ़ा है। तो फिलहाल मैं ये वो कमेंट्स थे तो जिससे पहले वाली वीडियोज़ में लोगों ने किए थे। अगर आप चाहते हैं आपके कमेंट्स को पढ़ूँ, आपका नाम लूँ, तो जल्दी से नीचे जाएँ और एक कोई प्यारा सा कमेंट कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।